क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। कक्षा 6 की अध्यापिका यानी क्लास 6 की टीचर हैं, अपनी कक्षा के विद्यार्थियों को 5-5 के समूहों में बांटती हैं। यानी जो बच्चे हैं, मान लीजिए कितने बच्चे हैं, 25 बच्चे हैं क्लासरूम में, और 5-5 के समूह में 5 का ग्रुप बना दिए। टोटल 5 ग्रुप्स बन गए, 5-5 स्टूडेंट्स ईच, हर एक ग्रुप में 5 बच्चे हैं, और 3 महीने तक साथ साथ काम करने के लिए कार्य देती हैं। यानी 3 महीने मतलब 3 मंथ्स, ठीक, साथ काम कर रहे हैं 5-5 के ग्रुप में बच्चे। इस कार्य में उन्हें भिन्न भिन्न विषयों पर बहुत से लोगों के विचार, आंकड़ों का संग्रह करना होता है। अब ये जो एक्टिविटी उन्होंने दी है ग्रुप की, ये क्या है, इसमें लोगों के विचार, अलग अलग आंकड़े, जो भी डेटा उनको इकट्ठा करना है, उसका संग्रह करना है एक जगह पे। ग्रुप में 5-5 का ग्रुप है, क्लियर है बात। बाद में एक रिपोर्ट लिखकर उसे कक्षा में प्रस्तुत करना है। इस गतिविधि को क्या कहेंगे? और जब ये काम हो जाए 3 महीने में कि आपने डेटा इकट्ठा कर लिया 5-5 के ग्रुप में जा करके लोगों से मिल करके, और उसके बाद आप एक रिपोर्ट लिख रहे हैं कि कंक्लूजन क्या हुआ, कि मान लीजिए किसी इलाके में मच्छर हैं, जनसंख्या के बारे में बात हो रही है, पॉल्यूशन के बारे में बात हो रही है, बच्चों को ग्रुप टास्क दिया गया है। ये यहां हम क्लियरली देख सकते हैं कि समूह परियोजना है एक तरह से। तो प्रदत्त कार्य, ये कोई होमवर्क तो है नहीं, ये तो प्रॉपर एक एक्टिविटी बनाई गई है। परियोजना कार्य सत्र कार्य के किसी एक सत्र में होगा, पोर्टफोलियो आकलन बिल्कुल भी नहीं। ये क्या है, परियोजना कार्य या समूह कार्य, प्रोजेक्ट वर्क है। ये प्रोजेक्ट वर्क याद रखिएगा। प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया था? जॉन डुई के शिष्य थे, कौन? W.H. किलपैट्रिक, विलियम हियर्ड किलपैट्रिक। परियोजना विधि किस पे आधारित है? प्रैग्मेटिज्म पर। प्रैग्मेटिज्म क्या है? प्रयोजनवाद, प्रैक्टिकल सिनेरियो में सीखना। ग्रुप वर्क, परियोजना विधि, प्रोजेक्ट विधि, बच्चे ग्रुप में काम करते हैं किसी एक टास्क पर, तो ये परियोजना कार्य है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये डी कौन दे रहा है भाई? पोर्टफोलियो आकलन। पोर्टफोलियो में तो टीचर बच्चों को बाहर भेजने की क्या जरूरत है, खुद नहीं अपना फाइल बना लेगा। पोर्टफोलियो आंख बंद करके गलत उत्तर कैसे दे देते हो भाई? आगे बढ़ते हैं। पोर्टफोलियो में क्रमिक प्रगति जैसा कुछ लिखा होगा, तब जाके पोर्टफोलियो की तरफ आप जाएंगे, अगर आपको शॉर्टकट में ही समझना है तो। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। सामग्रियों द्वारा दिए गए निवेश अवसर किस प्रकार गाम्य हो सकते हैं, यानी ग्रहणशील हो सकते हैं, एक्सेप्टेबल हो सकते हैं। जो भी आपकी टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हैं, सामग्रियां हैं, उनसे जो हम अवसर प्रदान कर रहे हैं बच्चे को, उनको एक्सेप्टेबल किस फॉर्म में हम देख पाएंगे? देखिएगा, जवाब दीजिएगा, फटाफट से बताइएगा। बिल्कुल उर्वशी, आप लोग मेरे से भी बेहतर बने। आप कह रही हैं वांट टू बिकम टीचर लाइक यू, बहुत ही अच्छे बने, है ना। अब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं अच्छी नहीं हूँ, इतना तो आत्मविश्वास इंसान को होना ही चाहिए, और इतना फीडबैक है तो कुछ तो सही हो ही रहा होगा। देखिएगा, अगर हम बात करें किस चीज की, बी ऑप्शन 87% लोगों की सामग्रियों द्वारा, बट हाँ मैं बेहतर बनने की और बेहतर करने की आकांक्षा हमेशा रखती हूँ। सामग्रियों द्वारा दिए गए निवेश अवसर किस प्रकार गाम्य यानी एक्सेप्टेड हो सकते हैं, बताइएगा। इसमें ऑप्शन है शिक्षार्थी द्वारा ड्रिल के माध्यम से व्याकरणिक पहलुओं का अभ्यास करना। ये थोड़ा सा मैकेनिकल हो जाएगा। व्याकरण पढ़ाने की बात जब भी आए, आप कोशिश कीजिएगा, मैंने नोट्स में भी लिखा है एक लाइन में ही, संदर्भ में व्याकरण पढ़ाना ज्यादा बेहतर होता है, ठीक है। और यहां पे बात हो रही है अवसर की, अपॉर्चुनिटीज दी जा रही हैं अलग अलग मटीरियल से। शिक्षार्थी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए समझ के साथ संदर्भ में भाषा का प्रयोग करें, बेस्ट हो गया ये। ऐसा अवसर का मतलब है आपने उस तरह की अपॉर्चुनिटीज दी हैं जहां बच्चा रियल लाइफ से जुड़ के कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ में भाषा सीख पाएगा, ठीक। शिक्षार्थी अर्थ समझते हैं और भाषा का पुनरुत्पादन करते हैं। इसमें भी बच्चा जो है वो मैकेनिकल ड्रिल वाली बात हो रही है, इसमें लर्निंग बाय डूइंग कम है, बच्चा उतना एक्टिव नहीं है जितना बी ऑप्शन में है। शिक्षार्थी पाठ्य सामग्री कंठस्थ करते हैं, देखो रट्टे नहीं लगवाने, कंठस्थ का समय जा चुका है, ठीक है ना। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, जहां बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव है और मीनिंगफुल, अर्थपूर्ण ढंग से सीख रहा है, संदर्भ में सीखेगा, किस उद्देश्य के लिए सीखा जा रहा है उसको समझते हुए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा और जवाब दीजिएगा पोल में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी टॉप डाउन श्रवण प्रक्रियाएं हैं? पहले ये इंग्लिश में पूछी जाती थी, अभी ये हिंदी में पूछी जा रही है। ये इंग्लिश के नोट्स में मिल जाएंगी आपको, अगर आपको पढ़ना भी हो ये टॉप डाउन अप्रोच, तो क्योंकि मेजरली जो है इंग्लिश पेडागोजी का ही पार्ट है। देखिएगा और लाइक शेयर भी करते रहिएगा अगर आपको कोई आपत्ति ना हो। आजकल टीचर लाइक शेयर करने को कहते तो लोगों को दर्द हो जाता है बहुत ही भयंकर तरीके से। बॉटम अप प्रक्रिया कौन सी है ये पूछा है, और टॉप डाउन कौन सी है ये पूछा है, ठीक है। इसको टॉप डाउन अप्रोच इंग्लिश में कहते हैं, बॉटम अप अप्रोच इंग्लिश में कहते हैं प्रक्रिया को, ऑफ कोर्स। ए ऑप्शन है मुख्य बिंदु को जानने के लिए अनुमान लगाने, निष्कर्ष निकालने, सारांशीकरण करने के लिए सुनना। यानी कि जो भी मेन पॉइंट है उस बात में, उस स्टोरी में, उसका अनुमान लगाना, प्रिडिक्ट कर पाना उसको। निष्कर्ष यानी उसका कंक्लूजन निकाल पाना कि कहना क्या चाह रहा है। सारांश यानी जैसे आप समरी बताते हैं, 3 घंटे की मूवी देख के आए, 30 मिनट भी नहीं लगे, 20 मिनट में बता दिया, है ना। बारीकियों जैसे ध्वनि, शब्द और खंड आदि के लिए सुनना,
यानी स्पेसिफिक डिटेल्स के लिए सुनना, जैसे आपका ध्यान है साउंड पे कि प्रोनाउंसिएशन है कि ठीक है, ध्वनि किस चीज की आ रही है ना, शब्द क्या बोला जा रहा है, खंड यानी पार्ट्स क्या है, फ्रेजेस क्या है। ए बॉटम अप प्रक्रिया है तथा बी टॉप डाउन है। आप लोग यहां बिल्कुल सही हैं कि बी जो है वो बॉटम अप है और ए टॉप डाउन है। उसका रीजन है, जब डायरेक्ट समरी की बात आए, स्टोरी की बात आए, निष्कर्ष की बात आए, तो ये क्या हो जाती है, टॉप डाउन हो जाती है, क्योंकि मीनिंग, आप डायरेक्ट मीनिंग से बाकी की चीजों पे जा रहे हैं कि आपने पहले स्टोरी को समझा, फिर उसके डायलॉग्स पे जाएंगे, फिर पैराग्राफ पे जाएंगे, वर्ड्स पे जाएंगे, फिर उनके मीनिंग पे जाएंगे। ये क्या है, टॉप डाउन अप्रोच है। टॉप मतलब मीनिंग से नीचे की तरफ आना, वर्ड, सेंटेंसेस, ग्रामर, इन सबको तोड़ के देखना। वहीं अगर हम बात करें स्पेसिफिक बारीकी, जैसे ध्वनि, कोई चीज कैसे प्रोनाउंस होती है, शब्द कैसे बनता है, वर्ड, फिर वर्ड से खंड, फ्रेज कैसे बनेगा, फिर उससे सेंटेंस कैसे बनेगा, फिर उससे पैराग्राफ कैसे बनेगा, तो ये हुआ नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, यानी बॉटम अप, बॉटम अप। ठीक है जी, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अभी पोल मत देना शौर्य, नेक्स्ट इसको एंड कर दो, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। अच्छा, ये आज की क्लास है। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं यहाँ टॉप डाउन और बॉटम अप, ये आपको इंग्लिश पेडागोजी में भी हेल्प करेगी, और जैसा कि आप देख रहे हैं हिंदी में भी पूछी जा रही है। नाम टॉप डाउन ही रहेगा और बॉटम अप ही रहेगा, जैसा कि आपने देखा है। हिंदी में कुछ और भी नाम दे सकता देने को। तो टॉप डाउन में डायरेक्ट आप स्टोरी, कॉन्क्लूजन, समरी, पैराग्राफ, इन सब पे डायरेक्ट जाते हैं कि आपको किसी समरी से कुछ समझना है, यानी पहले आप एक स्टोरी बता रहे हैं, कंक्लूजन बता रहे हैं, समरी बता रहे हैं, या फिर फिर समरी के बाद आप एक पैराग्राफ में तोड़ के समझ रहे हैं, फिर पैराग्राफ को भी आप सेंटेंसेस में तोड़ के समझ रहे हैं, फिर उस सेंटेंस को भी आप वर्ड्स में, वर्ब्स में, अलग अलग हिस्सों में तोड़ के समझ रहे हैं, ध्वनियों में तोड़ के समझ रहे हैं कि सी और एच मिलते हैं तो क्या साउंड आता है। तो ये टॉप से, टॉप क्या होता है, कंप्लीट स्टोरी जिसका मीनिंग हो। डाउन की तरफ जा रहे हैं जो कि वर्ड है या फिर सेंटेंस है, छोटे छोटे पार्ट्स की तरफ जा रहे हैं, तो टॉप से डाउन जा रहे हैं। बॉटम अप क्या होगा, बॉटम अप होता है कि आप सबसे छोटा जो भी इकाई हो, मान लीजिए वर्ड है, या फिर उससे भी पहले अगर हम देखें फोनीम है, फोनीम समझ रहे हैं ना, ध्वनि पे फोकस, स्वनिम कहते हैं जिसको हम, फोनीम है कि साउंड किस वर्ड से कैसी आती है जोड़ करके, सी और एच मिलता है तो च की आवाज आती है। फिर इससे आप वर्ड पे गए, उससे भी अल्फाबेट पे जा रहे हैं, फिर वर्ड पे गए, फिर वर्ड से आपने क्या किया, दो वर्ड को जोड़ करके कुछ एक फ्रेज पे जा रहे हैं, फिर सेंटेंस की तरफ जा रहे हैं, फिर सेंटेंस के बाद आप पैराग्राफ पर जा रहे हैं, पैराग्राफ से फिर आप कहीं स्टोरी पे या कंक्लूजन पे पहुंच पा रहे हैं। इसको बॉटम अप अप्रोच कहते हैं। बॉटम अप क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बॉटम से, बॉटम क्या है, फोनीम, एकदम छोटी यूनिट से बड़ी की तरफ, पैराग्राफ या स्टोरी की तरफ जा रहे हैं। तो इसको प्लीज ध्यान रखिएगा, एक नंबर आपका प्यार प्यार में चला जाएगा अगर हमने इसको ठीक से नहीं समझा तो। इतनी बात क्लियर है नहीं? हाँ, जो नोट्स दिए गए उसके भी क्लास लूंगी मैं, मैराथन सेशंस में उन नोट्स को बिल्कुल शामिल किया जाएगा, देखिएगा। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अश्विन एक बच्चा है या टीचर है, देखते हैं। अश्विन किसी पाठ्य सामग्री में से और दूसरों द्वारा बोली गई किसी भी बात में से कुछ शब्दों की पहचान कर लेता है। बच्चा है बेसिकली अश्विन, जो भी पाठ्य सामग्री है, जो भी टेक्स्ट बुक है या मटेरियल है, उससे कुछ सुना, कुछ देखा, कुछ पढ़ा वहां से, और दूसरों द्वारा जो बोली गई भाषा है उससे कुछ शब्दों की पहचान कर लेता है, आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये वर्ड मैंने सुना है, इसका मतलब मुझे पता है, परंतु इन शब्दों का प्रयोग स्वयं नहीं कर पाता, यानी कि खुद से यूज नहीं कर पाता। जैसे आप मान लीजिए कोई सीरीज देख रहे हैं अंग्रेजी की या जो भी भाषा आपको समझ में आती है एटलीस्ट, तो अब आप दूसरों को सुन के समझ तो पा रहे हैं कि हाँ यार ये वाली बात, ये वर्ड का मतलब क्या हो सकता है इस कॉन्टेक्स्ट में, है ना, लेकिन आप खुद से उसको बहुत ज्यादा यूज नहीं करते। जैसे नॉर्मल वर्ड्स के भी बहुत ही अतरंगी वर्ड्स हो सकते हैं जो उनके क्या कहेंगे, सिनोनिम हो सकते हैं जो यूज हो रहे हैं, लेकिन अगर हम क्या कहते हैं, अगर हम वॉलेट को वॉलेट कह रहे हैं या पर्स कह रहे हैं कुछ लोग, तो कोई तीसरा वर्ड होगा, हम उसको यूज नहीं कर रहे, हो सकता है हमें समझ में आ रहा हो, यानी हमारी वोकैबुलरी में वो है, हम सुन के समझ जाते हैं, पढ़ के समझ जाते हैं, कॉन्टेक्स्ट में समझ जाते हैं, बट उसका प्रयोग नहीं करते। ये इंग्लिश में भी सेम टॉपिक है, इसको निष्क्रिय शब्द संपदा कहते हैं, इसको पैसिव वोकैबुलरी कहते हैं, जिसको आप डेली यूज में नहीं लाते जिन शब्दों को, लेकिन समझ जाते हैं पढ़ के या सुन करके, आपको इनका मीनिंग पता होता है, बट आपकी डेली वोकैब में, डेली यूज में, आपके जीवन में ये नहीं प्रयोग होते। ऐसे बहुत सारे शब्द होंगे, क्योंकि सक्रिय शब्द संपदा होती है एक्टिव वोकैबुलरी। ये कुछ ही शब्द हैं जो एक्टिवली आप यूज करते हैं, जैसे बट, बाय द वे, एक्चुअली, जो डेली यूज में आ रहे हैं आपके, ये क्या है, कुछ ही शब्द हैं, वो सक्रिय संपदा है जिनको आप डेली यूज में लाते हैं।
निष्क्रिय शब्द संपदा है जो आपने लिटरेचर में मान लीजिए पढ़ लीजिए, मैंने लिटरेचर पढ़ा है, तो अब बहुत सारे ऐसे शब्द होंगे जिनका कोई यूज नहीं है। जैसे वर्मिलियन एक वर्ड है, कोई यूज नहीं है उसका, डेली यूज में एज सच नहीं है, सिंदूर बोलते हैं जिसको। तो ये क्या हुआ, निष्क्रिय शब्द संपदा बन गई, कोई डेली यूज में है भी नहीं। इससे भी और खतरनाक वर्ड होंगे, एक वर्ड है इलोप, यूज तो जनरली होता नहीं है ना, गायब हो जाना, भाग जाना। तो ये निष्क्रिय शब्द संपदा हो गई मेरी, ठीक। तो कम प्रयुक्त होने वाले शब्द नहीं कहते, इनको निष्क्रिय शब्द संपदा कहते हैं, कि आप पहचान लेते हैं अगर कोई और बोले कहीं और देखें, बट यूज कम करते हैं या जरूरत नहीं पड़ती। तो कठिन शब्द भी नहीं कहेंगे इनको, सक्रिय शब्द भी नहीं कहेंगे, निष्क्रिय शब्द संपदा कहेंगे, पैसिव वोकैबुलरी कहेंगे। इंग्लिश में भी यही, इसी चीज को बदल के बस इंग्लिश में दे देगा क्वेश्चन, और 1 नंबर आपका पक्का हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। जीवा नई व्याकरणिक अवधारणाएं जैसे कि जा रहा था, जा रहे थे, सीखते समय पहले से ही सीखी हुई अवधारणाओं जैसे कि जा रहा है, जा रहे हैं से संबंध जोड़ पाता है। एक बच्चा है जीवा, जो व्याकरणिक अवधारणाएं हैं, जो ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको वो जो पहले से जानता है, जा रहे थे, जा रही थी, उसी में जोड़ करके संबंध बना लेता है और थोड़ा सा उसको लैंग्वेज को और एडवांस लेवल पे ले जाएगा। यानी पहले से उसको आता था कि जा रहा था, जा रही थी का क्या मतलब है। अब जब वो सीखते समय जो उसको पहले से प्रीवियस नॉलेज थी, उन कॉन्सेप्ट्स को नए कॉन्सेप्ट से जोड़ पाता है। यानी प्रीवियस नॉलेज से, ओल्ड नॉलेज से, पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ के सीखता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। अब ये नवीन ज्ञान से जोड़ना पूर्व ज्ञान को कौन सी प्रक्रिया है? संज्ञानात्मक, परासंज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक एवं परासंज्ञानात्मक, या अनुमान लगाने की युक्तियां बताइए। स्पेशली कोई थिंकिंग अबाउट थिंकिंग करनी हो, मेटाकॉग्निशन इसमें दूर दूर तक नहीं है, है ना। परासंज्ञानात्मक युक्ति नहीं है, ये अनुमान भी नहीं है, संज्ञानात्मक युक्ति है। ये आपकी कॉग्निटिव स्किल है कि थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, इन सब का यूज करके, मेमोरी का यूज करके, जो कि कॉग्निशन में आती है, लैंग्वेज का यूज करके, तो आपने अपनी स्मृति का, अपनी भाषा का, अपने चिंतन का प्रयोग किया और प्रीवियस ज्ञान को, जो पूर्व ज्ञान है, उसको नए ज्ञान से जोड़ दिया। मेटाकॉग्निटिव स्किल्स इतनी ईजी नहीं होती, हर कोई यूज भी नहीं करता। मेटाकॉग्निशन इज अवेयरनेस अबाउट अवेयरनेस, कि आप क्या सोच रहे हो, आपके मन में जो थॉट आ रहा है वो क्यों आ रहा है, इसको भी आप समझ पाए कि यार हो सकता है कि मैं किसी से जेलस हूं इसलिए मुझे इनसिक्योर फील हो रहा है। ये मेटाकॉग्निशन है, ये थिंकिंग से नहीं आ जाएगा, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग से आएगा। समझ पा रहे हैं? तो संज्ञानात्मक युक्ति है ये, इसमें थिंकिंग अबाउट थिंकिंग नहीं हो रही है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ना कि सी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, समझिएगा इसको क्या कहने का प्रयास हो रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो नीचे दी गई गतिविधि पर ध्यान दें, यानी कोई एक्टिविटी है उस पर फोकस करना है। पढ़ते हैं क्या कहानी है। शिक्षार्थियों को समाचार पत्र से मौसम की रिपोर्ट पढ़ने के लिए कहा गया। यानी जो न्यूज़पेपर है, बच्चों को दिया गया न्यूज़पेपर, और उसमें मौसम की रिपोर्ट, कि भाई वेदर की क्या रिपोर्ट है, क्या टेम्परेचर है, किस समय सूर्योदय होगा, क्या कहानी है, ये पढ़ने के लिए कहा गया। और शहरों के मौसम को एक सप्ताह या उस दिन विशेष के मौसम का विश्लेषण करने के लिए कहा गया। यानी जो सिटीज हैं वहां पे वेदर कैसा है, उस चीज को स्टडी करे बच्चा, एनालाइज करे, या उस पर्टिकुलर दिन जिस दिन ये कहा गया है कि एक बार इसका तापमान देख करके इस जगह का और पता करो कि क्या स्थिति है, ये काम दिया गया बच्चे को। ठीक है। शिक्षार्थी समूची कक्षा में प्रस्तुत करने के लिए समूह में कार्य करते हैं। ये चीज को दिखाने के लिए बच्चे इस पे काम करने के लिए ग्रुप में वर्क कर रहे हैं और विश्लेषण करते हैं, यानी एनालाइज कर रहे हैं, टुकड़ों में तोड़ करके देखना चीजों को विश्लेषण कहलाता है। इस कार्य में भाषा अधिगम की कौन सी युक्ति शामिल है, यानी कौन सी टेक्निक वो लैंग्वेज को सीखने की लगा रहे हैं बच्चे, फटाफट से बताइएगा, फिर जाकर के हम आगे बढ़ेंगे। तो अध्ययन संलग्न विमर इस्तेमाल, प्रस्तुत अभ्यास परिणाम, कार्य आधारित भाषा अधिगम। सिंपल बात क्या है, जो आपका एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की बात नहीं हो रही है। देखिएगा एक बार फिर से, रुको, ये तो आप लोगों ने सीख दिया हुआ है। देखो, समाचार पत्र से गतिविधि है कि विद्यार्थियों को समाचार पत्र से मौसम की रिपोर्ट पढ़ने के लिए कहा गया और शहरों के मौसम को एक विश्लेषण के लिए कह दिया। शिक्षार्थी समूची कक्षा में प्रस्तुत करने के लिए समूह में कार्य कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं। इस कार्य में भाषा अधिगम की कौन सी युक्ति इस्तेमाल हुई है। भाषा अधिगम की युक्ति की बात हो रही है, इन जनरल कौन सा मेथड हुआ है ये नहीं पूछा, तो कार्य आधारित इसलिए नहीं कहेंगे इसको, अदरवाइज मुझे भी ठीक ही लग रहा था। अध्ययन संलग्नता विमर इस्तेमाल, प्रस्तुति अभ्यास प्रयोग में भाषा पद्धति नहीं। टास्क बेस्ड लर्निंग अलग तरह के एग्जांपल्स होते हैं उसमें, ठीक है ना। तो यहां पे अध्ययन संलग्नता प्रॉपर उनको पढ़ना पड़ेगा, इन डेप्थ एनालाइज करना पड़ेगा, तब जाकर के बात बन पाएगी। टास्क बेस्ड लर्निंग में बहुत छोटे छोटे टास्क होते हैं लैंग्वेज को लेकर के। आगे बढ़ेंगे,
क्वेश्चन नंबर 9 के साथ क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9? भारती एक बच्ची है या टीचर है, पढ़ेंगे आपको तभी पता लगेगा। बताइए यार, पानी कहाँ है आज, बताइएगा फटाफट से, फिर आगे बढ़ेंगे। भारती नामक अध्यापिका कक्षा 8 के शिक्षार्थियों की गलतियों को नोट करती जाती हैं और सप्ताह में एक बार शिक्षार्थियों से इन पर चर्चा करती हैं और गलतियों पर उनका ध्यान आकर्षित करती हैं और यह भी बताती हैं कि ये गलतियां कैसे हुई होंगी। वह शिक्षार्थियों को अपनी गलतियों पर चिंतन मनन करने के लिए भी कहती हैं। क्या कर रही हैं ये? त्रुटि विश्लेषण है, प्रतिपुष्टि है, व्याकरण के नियम बताना है, व्याकरण सिखाना है। क्या यहाँ ऐसा लिखा है कि सिर्फ व्याकरण की ही बात हो रही है? ऐसा नहीं लिखा ना। कहा गया है कि भारती एक टीचर है, क्लास 8 को पढ़ाती हैं, जो भी गलतियां हैं उनको नोट करती जाती हैं, क्योंकि तुरंत हम गलतियां ठीक नहीं करते बच्चे की, उसको थोड़ा मौका देते हैं, है ना। गलतियां कर ली इन्होंने नोट, फिर वीक में, वंस इन अ वीक, ये क्या करती हैं, सप्ताह में एक बार इन पर चर्चा करती हैं। अभी ये जो एरर्स थे बच्चों के द्वारा किए गए, इन पर कर रही हैं डिस्कशन, चर्चा हो रही है, ठीक बात है। अब ना सिर्फ चर्चा हो रही है, गलतियों पर उनका ध्यान आकर्षित कर रही हैं, यानी उनको त्रुटियों की तरफ लेकर के जा रही हैं कि क्या गलतियां हैं, विश्लेषण करो भाई, ये गलतियां कैसे हुई होंगी। वह शिक्षार्थी को अपनी गलतियों पर चिंतन मनन करने के लिए भी कह रही हैं, यानी जहां जरूरत है वहां उनको सुधारने की भी बात हो रही है गलतियों की। तो ना सिर्फ विश्लेषण है, ये ओवरऑल एक फीडबैक है ना। ये ओवरऑल एक फीडबैक है। 1 हफ्ते का टाइम लिया है टीचर ने, वहां पे एनालाइज किया है। त्रुटि विश्लेषण तो इसमें अपने आप ही समाहित है इस फीडबैक में, कि गलतियों को जांचना, उनको परखना, उनका एनालिसिस करना एरर्स का, बट ओवरऑल एक फीडबैक के रूप में जहां जरूरत है उसको सही भी करना। तो ये प्रतिपुष्टि हो गया, बी ऑप्शन इसमें सही है, ना कि ए। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? निम्नलिखित कार्य लेखन के किस प्रकार के अंतर्गत आएगा? यानी कार्य लेखन एक राइटिंग रिलेटेड कोई वर्क है, किसके अंतर्गत आएगा? कल्पना करें कि कहानी में आप एक पात्र हैं, अपनी भावनाएं बताने के लिए अपने मित्र को पत्र लिखें। यानी आपको इमेजिन करना है कि कोई एक स्टोरी है और आप भी उसके एक कैरेक्टर हैं, ठीक है, आप भी उसके एक कैरेक्टर हैं, ठीक। जैसे डोरेमोन है कार्टून और आप उसमें नोबिता हैं, ठीक। तो अब आप सोच रहे हैं कि मेरी क्या भावनाएं होंगी, सुजुका ने कितना हर्ट किया मुझे, और सोनियो था ना भाई, हाँ, सोनियो कितना ज्यादा क्रूअल है, और कौन था, जियान ने कितना मारा। तो मतलब आप अपनी स्टोरी अब आप अपने हिसाब से परिवर्तन कर रहे हैं। क्या मेरे को ये बेचारा वाला नोबिता नहीं बनना, मुझे ऐसा नोबिता बनना है जिसके पास सारी पावर्स हैं। इसको एक्स्ट्रापोलेटिव टास्क कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एक्स्ट्रापोलेटिव टास्क कहते हैं। ये इंग्लिश में भी एक क्वेश्चन आता है एक्स्ट्रापोलेटिव राइटिंग को लेकर के। एक्स्ट्रापोलेटिव यानी जब आप एक्टिवली उस सिचुएशन में जाकर के या खुद से लिख रहे हैं चीजें, खुद से उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो एक्स्ट्रापोलेटिव लेखन में आता है। बाकी कोई भी ये टू द पॉइंट फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें मैं और आप कुछ नहीं कर सकते। चलिए समझते हैं, क्योंकि आपको खुद को सिचुएशन में रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा और समझेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसके अध्ययन की अनुशंसा करती है? बताइए, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो किसके अध्ययन, किस भाषा को बढ़ावा देने की बात करेगी? शिक्षा नीति 2020 किसके अध्ययन की अनुशंसा करती है? अंग्रेजी और विदेशी भाषाएं, मातृभाषा और संस्कृत, ठीक है, गलत तो नहीं है। संस्कृत, तमिल, शास्त्रीय भाषाएं, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू। तो ये तमिल ही नहीं आ जाती मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस में ही? अच्छा, शास्त्रीय भाषा मतलब यही आ जाती है शास्त्रीय भाषाओं में ही। मातृभाषा, दूसरी भारतीय भाषाएं, संस्कृत, विदेशी भाषाएं, शास्त्रीय भाषाएं, चलो ठीक है। घर की भाषा यानी मातृभाषा, ये तो मस्ट है ही। दूसरी भारतीय भाषाएं यानी जो भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस हैं, जिसमें 22 भाषाएं आती हैं, आपका पेपर भी होता है, संविधान में दी हुई है। विदेशी जो 8th शेड्यूल है उसमें विदेशी भाषा यानी फॉरेन लैंग्वेज, और क्लासिकल लैंग्वेज, इन दोनों को ध्यान रखिएगा। ये जो फॉरेन लैंग्वेज और क्लासिकल लैंग्वेज है, इनको एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाने की अनुशंसा कहाँ की गई है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में की गई है। बाकी सारी बातें 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के अकॉर्डिंग है। मैंने आपको नोट्स में भी दिया है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। घर की भाषा यानी मातृभाषा पढ़ानी ही होती है। दूसरी बात, आपकी दूसरी भारतीय भाषाएं, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस और अंग्रेजी वगैरह, ठीक है। विदेशी भाषा और शास्त्रीय भाषा को एक एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में किसकी बात हुई है? जिसमें संस्कृत भी है, जिसमें फ्रेंच या और भाषाएं भी हैं। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो फॉरेन लैंग्वेज है और शास्त्रीय, क्योंकि इन्होंने क्या किया, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को थोड़ा फ्लेक्सिबली यूज किया है कि जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में हो रहा था उसको तो रखेंगे, फॉरेन लैंग्वेज और क्लासिकल लैंग्वेज को एडिशनल लैंग्वेज के रूप में भी रखेंगे। 1 मिनट में आप 3 लैंग्वेज फॉर्मूला समझ लीजिए। अगर हम बात करते हैं तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला दिया था कोठारी आयोग ने, है ना। त्रिभाषा सूत्र कहते हैं जिसको, बहुत शॉर्ट में समझेंगे क्योंकि ये मैराथन वगैरह में हम समझने वाले हैं इसको। फर्स्ट लैंग्वेज जो होगी, 3 भाषाएं पढ़ाई जाए बच्चे को,
जिसमें फर्स्ट जो लैंग्वेज हो वो होम लैंग्वेज या मदर टंग, एमटी लिख रही हूं मैं यहाँ पे शॉर्ट में, मातृभाषा या लोकल लैंग्वेज या क्षेत्रीय भाषा जो भी बच्चे की बोली जाती होगी प्राथमिक स्तर पे। अगर हम बात कर रहे हैं सेकंड लैंग्वेज की, तो ये अगर मातृभाषा हिंदी है, ये हिंदी भाषी राज्यों में सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश हो जाएगी। ठीक, अगर हिंदी भाषी राज्य नहीं है, मान लीजिए यहाँ पे जो मदर टंग है वो तमिल है, या मान लेते हैं कुछ और, कोई और भाषा लेते हैं, पंजाबी है, ठीक, तो जो सेकंड लैंग्वेज है वो फिर हिंदी हो जाएगी। तो यानी जो हिंदी भाषी राज्य हैं वहां पे सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश हो जाएगी क्योंकि हिंदी पहले लैंग्वेज में बोली जा रही है, और नहीं तो यहाँ पे सेकंड हिंदी हो जाएगी। और बाकी जो थर्ड लैंग्वेज है वो कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज हो सकती है, यहाँ इंग्लिश या कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज भी हो सकती थी, MIL बोलते हैं जिसको हम, ठीक है, आधुनिक भारतीय भाषाएं जो हैं। ये इसमें कहानी है 3 भाषाएं पढ़ाने की। अब इसके साथ साथ अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने कहा है जो क्लासिकल लैंग्वेज और फॉरेन लैंग्वेज है उनको एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाए। तो डी ऑप्शन बेटर है बाकी ऑप्शन से। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। पाठ्य सामग्री की प्रामाणिकता क्या है, ऑथेंटिसिटी क्या है, जो आपकी पाठ्य सामग्री है उसके बारे में बात हो रही है, बताइएगा एक बार, फटाफट से बताइएगा। पाठ्य सामग्री की बात हो रही है, तो पाठ्य सामग्री यानी रीडिंग मटेरियल, उसका ऑथेंटिसिटी, पाठ्य पुस्तक के लेखकों द्वारा विकसित पाठ्य सामग्री, किसी संदर्भ तथा प्राकृतिक भाषा प्रयोग से उपजी पाठ्य सामग्री को ऑथेंटिक कहेंगे, प्रमाणिक कहेंगे, या अधिकारी द्वारा दी गई आदेशात्मक सामग्री या पाठ्य पुस्तक की समूची पाठ्य। सिंपल है, जो ऑथेंटिसिटी का मतलब है लाइफ से जुड़ी हुई हो, कहीं ना कहीं कोई कॉन्टेक्स्ट उसका हो, कोई मीनिंग हो। तो किसी संदर्भ तथा प्राकृतिक भाषा प्रयोग से उपजी पाठ्य सामग्री क्या कहलाएगी, पाठ्य सामग्री की प्रामाणिकता इससे साध्य हो जाएगी। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा एक बार, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 13, समझेंगे इसको। कौन सी गतिविधि पोर्टफोलियो आकलन से संबंधित है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू पोर्टफोलियो असेसमेंट। पोर्टफोलियो पे एक क्वेश्चन हिंदी में भी आएगा, इंग्लिश में भी आएगा, और कई बार EVS में भी देखने को मिल जाता है। CDP में तो बहुत कम आता है, बट आ सकता है क्योंकि सिलेबस का ही हिस्सा है। गतिविधि पोर्टफोलियो आकलन से संबंधित है। पहला ऑप्शन है अध्यापक शिक्षार्थियों के अधिगम के प्रत्येक चरण के बारे में टिप्पणी लिखते हैं और उसका रिकॉर्ड करते हैं। ये एनेक्डोटल रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक, अध्यापक शिक्षार्थियों के प्रत्येक कार्य का रिकॉर्ड रखते हैं जिससे कि हर गतिविधि के लिए अंक दिए जा सके। अंक देना पोर्टफोलियो का कोई वो नहीं है, ये रचनात्मक आकलन में आता है, ना कि समेटिव में। अध्यापक अभिभावकों को पृष्ठ पोषण देने के लिए रिपोर्ट कार्ड में अपने विचार लिखते हैं। कक्षा में शिक्षार्थी द्वारा की जाने वाली सभी गतिविधियों का रिकॉर्ड रखना। अब आपका इसमें क्या विचार है ये बताएंगे, बताइए शौर्य सिंह। डी, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कर रहे हो ना, देखिएगा डी कह रहे हैं ज्यादातर लोग डी कह रहे हैं, यानी आप कंफ्यूज करो तो आप हो जाते हो। देखिएगा, पोर्टफोलियो आकलन से संबंधित कौन सी एक बात है, तो कक्षा में शिक्षार्थियों द्वारा की जाने वाली सभी गतिविधियों का रिकॉर्ड रखना। सारी गतिविधियां होंगी ये जरूरी नहीं है, पोर्टफोलियो में कुछ स्पेसिफिक चीजें होती हैं, या तो बच्चे ने कुछ बहुत ही विशेष किया हो, उसकी अचीवमेंट्स होंगी, या कुछ डिफरेंट होगा। ठीक है, ऑल एक्टिविटीज नहीं होती पोर्टफोलियो में। पोर्टफोलियो फिर विशेष नहीं बचेगा ना। आप पोर्टफोलियो बनवाते हैं लोग मॉडलिंग के लिए, तो उसमें अगर सारी ही फोटो लगवा दें, जो गंदी आई है वो भी, अच्छी आई है वो भी, तो फिर पोर्टफोलियो कहां बचा, फिर उसमें कुछ स्पेशल नहीं बचा, है ना। तो आपकी शादी की भी एल्बम में पोर्टफोलियो जैसा ही है वो भी, तो फोटोग्राफर खराब फोटोज नहीं लगाता उसमें, खींचे तो उसने बहुत सारे होंगे, ठीक है ना। तो अध्यापक शिक्षार्थियों के अधिगम के प्रत्येक चरण के बारे में टिप्पणी लिखते हैं और उसका रिकॉर्ड रखते हैं। ये बात सही है, ये मैं उसको प्रत्येक एक्टिविटी पढ़ रही होंगी शायद। तो प्रत्येक चरण का मतलब है जैसे जैसे वो अलग अलग स्टेज में जा रहे हैं उनमें जो भी चेंजेस आ रहे हैं, हर दिन नहीं है इसका। प्रत्येक चरण का मतलब हर दिन नहीं है, जो हमें पहली बार पढ़ के लग रहा था। प्रत्येक चरण का मतलब हर एक दिन पे या हर एक गतिविधि को नहीं है। चरण मतलब जैसे जैसे वो स्टेजेस में आगे बढ़ता जा रहा है, चाहे वो क्लास के तौर पर हो, चाहे उसके अंदर जो भी नई स्किल्स आ रही हैं। तो कुछ विशेष होगा तभी तो हम लिखेंगे। सिर्फ फीडबैक के लिए लिखना वो पोर्टफोलियो नहीं होता, पोर्टफोलियो अपने आप में एक फाइल है। तो ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर, उसके अलग अलग फेजेस, और ये क्लास से दूसरी क्लास में ट्रांसफर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। एक अध्यापक कक्षा 8 के विद्यार्थियों को 10 वाक्यों का एक अनुच्छेद पढ़कर सुनाती है। 10 सेंटेंसेस हैं एक पैराग्राफ में, टीचर ने सुनाया और उन्हें ध्यान से सुनने के लिए कहा। शिक्षार्थियों से कहा जाता है कि वे श्रवण के आधार पर इस अनुच्छेद को पुनः लिखें, यानी जो भी उन्होंने सुना है उस पैराग्राफ को खुद से लिखें, फिर से लिखें। अनुच्छेद में आए शब्दों और वाक्यों को उसी तरह से लिखने की जरूरत नहीं है, यानी बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही नहीं लिखना है जैसे बिल्कुल जो वर्ड एक एक सुना है उसको उगल नहीं देना है, रट नहीं लेना है, अपने शब्दों में लिखना है। उन्हें अनुच्छेद के अर्थ को ध्यान में रखना है। इस गतिविधि को क्या कहेंगे? अनुच्छेद श्रुतलेख कहेंगे, पारस्परिक श्रुतलेख कहेंगे, वाक्यों द्वारा श्रुतलेख कहेंगे, व्याकरण अनुवाद श्रुतलेख कहेंगे। बताइए, ये अनुच्छेद श्रुतलेख है कि डिक्टेशन किसका? पैराग्राफ का, जो सुन करके
उस पैराग्राफ को वो लिखने वाले हैं वहां पे, सिंपल बात है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, 40% लोग दे भी रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, एक अनुच्छेद में से हर पंक्ति में छठे या सातवें शब्द के बाद, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है हिंदी और इंग्लिश में, बहुत ही इजी लड्डू क्वेश्चन है, एकदम आप उड़ा देंगे इसको या खा जाएंगे लड्डू समझ करके। एक अनुच्छेद में यानी एक पैराग्राफ में हर पंक्ति में छठे या सातवें शब्द के बाद, यानी 6 शब्द आए या सातवें शब्द के बाद एक फिल इन द ब्लैंक है, एक स्टोरी चल रही, बीच बीच में फिल इन द ब्लैंक्स हैं, फिर उसे पूरा करने के लिए कहा जाता है, इस परीक्षण को क्या कहते हैं, ये पूछा है, बताइएगा। ये जो परीक्षण है कि आपको कहा जा रहा है कि इस स्टोरी के बीच में कुछ कुछ चीजें ब्लैंक छोड़ दी गई हैं, खाली स्थान छोड़ दिए गए हैं, इनको भरना है, तो इसको क्या कहेंगे इस परीक्षण को? इसको सिंपल आपको दिमाग में रखना है, क्लॉज टेस्ट कहते हैं, है ना, रिक्त स्थानों की पूर्ति नहीं कहते हैं, क्लॉज परीक्षण, क्योंकि स्टोरी में जब ऐसा हो रहा है ना, या पैराग्राफ में ऐसा हो अगर, तो उसको क्लॉज टेस्ट कहते हैं। इंग्लिश में भी ये आपके परीक्षाओं में भी आता है, अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें तो ये क्लॉज टेस्ट कहलाता है। फिल इन द ब्लैंक तो सिंपल एक वाक्य में होगा ना, या एक सेंटेंस में होगा हद से हद, पूरे पैराग्राफ में नहीं होता। फिल इन द ब्लैंक नहीं कहेंगे, फिर उसको क्लॉज परीक्षण कहेंगे। इसका जो टू द पॉइंट या एग्जैक्ट वर्ड है, टर्मिनोलॉजी है, वो है क्लॉज परीक्षण, क्लॉज टेस्ट। कि कोई स्टोरी चल रही है, कोई पैराग्राफ है, उसमें बीच बीच में वर्ड्स मिसिंग है, तो आपको वो खुद से दिमाग लगा के भरने हैं। क्वेश्चन नंबर 16, फिल इन द ब्लैंक में जरूरी नहीं है कि आपको कोई स्टोरी ही हो। प्रथम भाषा अर्जन के लिए कौन सा सही है, यानी फर्स्ट लैंग्वेज एक्वायर कर रहे हैं आप। अर्जन का मतलब है स्वाभाविक रूप से, नेचुरल रूप से होगी, प्राकृतिक रूप से अर्जित की जाती है। भाषा अर्जन का मतलब ये है मातृभाषा को आप अर्जित करते हैं। स्टीफन क्रेशन तो कहते हैं कि आप दूसरी भाषा को भी अर्जित कर सकते हैं, बट ये प्राकृतिक रूप से होता है। अर्जन जब भी होगा, चाहे वो पहली भाषा का हो, दूसरी भाषा का हो, अगर बच्चे के एनवायरमेंट में एक से ज्यादा भाषाएं अवेलेबल हैं तो वो 2 या 2 से अधिक भाषाओं को भी अर्जित कर सकता है। तो ये प्राकृतिक यानी नेचुरली आपके आसपास, आपके घर में, फैमिली में आसपास जो भाषा बोली जा रही है, इसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ती। जब आपने अपनी मातृभाषा को सीखा होगा, मदर टंग को, तो कोई आप ट्रेनर नहीं हायर किया होगा कि भाई अब हमारा बच्चा 1 साल का हो गया, उसको कोई भाषा सिखा दो। औपचारिक निर्देश यानी स्कूल में किताबों का, सिलेबस का कोई प्रेशर नहीं होता। सचेत प्रयास नहीं होते, ये सचेतन नहीं होते, ये अवचेतन प्रयास होते हैं, ये अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस होते हैं। कई बार तो ये अनकॉन्शियस भी कहते हैं कई राइटर्स इनको। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर, अब आपके क्वेश्चंस आपको इजी लगने शुरू हो गए होंगे। निकटस्थ विकास का क्षेत्र शब्दावली किससे संबंधित है? फ्री का क्वेश्चन है, लड्डू में भी सुपर लड्डू क्वेश्चन भी कह सकते हैं हम इसको। अगर ये क्वेश्चन भी कोई गलत करे तो उसको थोड़ा सा इस कप में पानी लेना चाहिए और पी जाना चाहिए। डूबने से तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि डूब तो पाओगे नहीं, इतना छोटा मग है ये, ठीक है ना। एग्जैक्टली आप सही समझे शौर्य सिंह हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं इसकी, और लाइक शेयर भी कर देना चाहिए अगर सही उत्तर दे पा रहे हैं तो। निकटस्थ विकास का क्षेत्र शब्दावली किससे संबंधित है? यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी जहां तक भाई आप सीटेट क्लियर कर सकते हैं, ये आपके जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में है। यदि आपको सही तरीके से सहायता मिल जाए, आप थोड़ा सही तरीके से मेहनत कर लें, है ना। तो ये निकटस्थ विकास के क्षेत्र की बात कौन करता है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांतवादी, सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट करते हैं। और वो कौन है? वाइगॉत्स्की। हिंदी में लिखेंगे वाइगॉत्स्की, ठीक है। हिंदी के नोट्स बनाते बनाते हिंदी अच्छी हो गई मेरी कल रात में ही। वाइगॉत्स्की, ठीक। संज्ञानात्मक विकास, ये कॉग्निटिव हो जाएगा, इसमें ब्रूनर आएंगे। व्यवहारवादी उपागम में स्किनर या बेंड्यूरा आएंगे। मनोविश्लेषणवाद में सिगमंड फ्रॉइड आएंगे, वो भाषा पे सच कोई बात नहीं करते। तो ये सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा एक बार और जवाब दीजिएगा। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 18? निपुण भारत अभियान यानी बेसिक लिटरेसी आपको आए। निपुण भारत अभियान का उद्देश्य है कि बच्चे पठन तथा लेखन में निपुणता अवश्य प्राप्त कर लें। कौन सी क्लास तक? बताइए फटाफट से। किस क्लास तक पढ़ने और लिखने में एटलीस्ट उनको दक्षता हो, वो घबराए नहीं, पढ़ने और लिखने में दक्ष हो पाए? बताइएगा। ये आपको जानने को मिलेगा इस तरह का क्वेश्चन। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। तो निपुण भारत अभियान का उद्देश्य है कि भैया प्रवेश करते ही, मतलब पढ़ना लिखना सब सीख जाएं प्रवेश करते ही। मतलब क्या ऐसा क्या जादू है कि स्कूल में पैर रखा हो, वाओ ला 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 ला, है? ऐसा तो नहीं हो सकता। कक्षा 3 में पहुंच जाएं, हो सकता है। कक्षा 6 में प्रवेश कर लें। भाई 6 तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ पढ़ना और लिखना ही सीखेंगे क्या? अगर हम बात कर रहे हैं तो कक्षा 8 में पहुंच जाएं, तब तक तो और भी स्किल सीख जाते हैं। तो कक्षा 3 में, कक्षा 3 तक हम ये उम्मीद कर रहे हैं बच्चे से कि भैया उसको बेसिक न्यूमरेसी स्किल्स आती होंगी। लगभग 9 साल का होगा वो, है ना। भाई पहली क्लास में 6 साल का बच्चा, दूसरी क्लास में 7 साल का बच्चा और तीसरी क्लास में 8 साल का बच्चा। तो 8 से 9 साल की उम्र में उसको बेसिक लिटरेसी स्किल्स आती होंगी। तो कक्षा 3 में पहुंचते पहुंचते वो क्या हो जाए? लिखने और पढ़ने में एटलीस्ट निपुण हो जाए।
हालांकि हमारे देश में बहुत खराब स्थिति है कि बच्चे 6 तक या जिस लेवल पर उन्हें सीख जाना चाहिए वहां तक भी वो पढ़ना लिखना ठीक से नहीं जान पाते। देखिएगा, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी इकाई, ये इंग्लिश में भी भरपूर पूछा जाता है, सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई क्या है? ध्वनि की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई क्या है, बताइएगा। सी ऑप्शन कह रहे हैं, बिल्कुल स्वनिम। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कहता है क्वेश्चन नंबर 20। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, तो जब शिशु 2 से 3 महीनों की आयु में स्वर ध्वनियों को बोलने में सक्षम हो जाते हैं, उस अवस्था को क्या कहते हैं? यानी 2 से 3 महीने, ये मैंने नोट्स में बहुत क्लियरली दिया हुआ है। 2 से 3 महीने का मतलब क्या है? एक हफ्ते, एक महीने में कितने वीक्स होंगे? 4 हफ्ते, 4 सप्ताह। ठीक, 2 से 3 महीने में कितने होंगे बताओ जरा? 8 हफ्ते के आसपास, है ना? 8 हफ्ते के आसपास। तो अगर हम बात करें 2 से 3 महीने की आयु में, जब वो स्वर ध्वनि का प च जिनका कोई मतलब नहीं, बस हाँ वो आवाजें निकाल पा रहा है थोड़ी, इसको कूकना कहते हैं, है ना? बलबलाना मत लिखो सरकार, बैबलिंग में सिंगल सिलेबल यूज करने लग जाएगा बच्चा, फिर वो बा माँ ये सब बोलने लग जाएगा। वो 2-3 महीने में नहीं होती, 6 महीने में होती है, ये 6 मंथ्स में होती है। ठीक है जी। किलकिलाना या कूकना ये 1.5 महीने से 2 महीने के बीच में शुरू होती है, यानी 6 हफ्ते के अराउंड। 6 हफ्ते मतलब 1.5 से 2 महीने के बीच, तो ये वही 2 से 3 महीने का समय है, लगभग हर बच्चा कर ही लेगा। तो किलकिलाना या कूइंग, बस वो आवाजें निकालता है, उनका अपना कोई मतलब नहीं होता, तो बस स्वर ध्वनियां निकाल रहा है, ऐसा नहीं कि उनका कोई मीनिंग है। वहां पे तो वो सिंगल सिलेबल जोड़ के बा मा पा इस तरह की बातें करने लग जाएगा। बलबलाना में तो एक शब्द बुदबुदाना होता है, 1 वर्ड स्टेज 1 साल। रूप विधान मॉर्फिम की बात कर रहे हैं, वो फिर इसका स्टेज से कोई सच ताल्लुक नहीं है। तो किलकिलाना या कुइंग कहेंगे, बी ऑप्शन। ये पहली स्टेज होती है कुइंग लैंग्वेज डेवलपमेंट की। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, कबीर हैं, कबीर सिंह वाले कबीर नहीं है, कबीर दास वाले कबीर हो सकते हैं। कबीर 6 भिन्न भाषाओं में प्रवाह के साथ बोलता है, यह भाषाई योग्यता उसे डैश बनाती है, यानी 6 डिफरेंट लैंग्वेजेस फ्लुएंटली बोल लेता है कबीर। देख रहे हो, कबीर है एकदम स्टड बंदा, है ना? मतलब 6 डिफरेंट भाषाएं, 6 डिफरेंट लैंग्वेजेस। सोच रहे हो कॉग्निटिव लेवल किस लेवल पे जा रहा होगा, है ना? इसको क्या कहेंगे? ये तो जो पॉलीलिंग्विस्ट होते हैं ना, आई थिंक उससे भी आगे की बात होगी, 5 भाषाओं से भी ज्यादा, 6 भाषाएं। तो ये बहुभाषी बच्चा है, सिंपल बात है, मल्टीपल लैंग्वेजेस जानता है, यानी मल्टीलिंगुअल है, बहुभाषिता है, 1 नहीं 2 नहीं। भाषाविद तो फिर वो हो गया कि किसी एक भाषा का जानकार भाषाविद हो सकता है, जरूरी नहीं भाषाविद को 6 भाषाएं आती होंगी। द्विभाषी होता है जिसको 2 भाषाएं आए। बहुभाषी है, द्विभाषी तो आप में से कई लोग यहाँ पे होंगे, ज्यादातर लोग हिंदी इंग्लिश या जो भी आपकी मातृभाषा है या हिंदी वो समझ ही लेते होंगे। बहुभाषी यानी मल्टीपल लैंग्वेजेस, 2 या 2 से अधिक हो जाए तो मल्टीपल पे चले जाओ। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 22। देखिएगा, आसान क्वेश्चन, लड्डू क्वेश्चन। पियाजे के अनुसार, आप यहाँ पे आज वो पता नहीं आए हैं या नहीं, यहाँ पे हमारे क्लास में एक लर्नर है, उनका नाम है पियाजे चचा, स्विट्जरलैंड वाले। तो अगर वो हैं तो अपनी हाजिरी लगाएं, बताएं एक बार और सही जवाब दें। अगर आपने भी ये गलत आंसर दिया तो बहुत ही दुख की बात हो जाएगी। देखिएगा, अगर हम बात करें तो पियाजे के अनुसार बच्चे के समग्र बौद्धिक विकास के लिए डैश क्या है, बताइए। देखिए ध्यान से पढ़िएगा, यहां लिखा है समग्र बौद्धिक विकास के लिए, यानी ओवरऑल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए। तो भाषा क्या हो जाएगी? महत्वपूर्ण हो जाएगी, कोई भूमिका नहीं है, एकमात्र पहलू है, भाषा विकास का अंग नहीं है। अगर आप जनरली देखेंगे तो ये होता है कि जो संज्ञानात्मक विकास है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, वो लैंग्वेज डेवलपमेंट से इंडिपेंडेंट है। ऐसी बात पियाजे के बारे में हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। ईगोसेंट्रिक स्पीच को भी उन्होंने उतना महत्वपूर्ण नहीं माना है। लेकिन जब ओवरऑल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो वहां भाषा को महत्व दिया जा सकता है, क्योंकि वो हमारी ईगोसेंट्रिक स्पीच जब सोशल स्पीच बनती है बाद में जाकर के, तो वो फिर इंपॉर्टेंट हो जाएगी आपकी बुद्धि के विकास के लिए। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 पर। चॉम्स्की, चचा चॉम्स्की, बाबा चॉम्स्की, जो भी आप कहना चाहें, बट बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा कोई पेपर नहीं है जहां चॉम्स्की से क्वेश्चन ना हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और कई बार सीडीपी में भी आता है। चॉम्स्की की पारिभाषिक शब्दावली सहजता योग्यता को किस रूप में समझा जा सकता है? पारिभाषिक शब्दावली यानी जो हम बेसिक आपके पास शब्द होते हैं यूज करने के लिए, जो आप जनरली यूज करते हैं, उसको चॉम्स्की के अनुसार क्या कह रहे हैं ये पूछा है, बताइए। अगर हम बात करें चॉम्स्की की पारिभाषिक शब्दावली सहजता योग्यता को किस
रूप में समझा जा सकता है। तो भाषा अर्जन उपकरण के रूप में सक्रिय अनुकूलन, वास्तविक अधिगम, सामाजिक अधिगम, इन सब की बात तो उन्होंने की ही नहीं है। ठीक है, भाषा अर्जन उपकरण चॉम्स्की कह रहे हैं सिंपल जो पारिभाषिक शब्दावली है जो हम अपने एनवायरनमेंट से सहजता से उठा लेते हैं, जिस वोकैब को, वो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की वजह से होता है।